अब हम लोग जो नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो बच्चों आपको ये कोई बुक नज़र आ रही है मेरे हाथ में, इस बुक को मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, इस तरीके से, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रही हूं। ये खुली हुई बुक की तरह ही है ना बच्चों। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6, ठीक है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, यानी कि इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्या बोलता है बच्चों कि ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। अब ये वाला जो मैंने ब्रिज बनाया है, इसको आप ऐसे एज्यूम करो कि ये ऐसे पीछे जा रहा है और फिर ये इससे कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से एज्यूम करो आप, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर आती है। पर ये वाला बॉन्ड तो बच्चों किधर की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड कभी भी इस तरीके से सीधा पॉसिबल नहीं हो सकता। और क्योंकि ये बॉन्ड कभी भी सीधा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसी वजह से इस वाले कार्बन एटम पर, ब्रिजहेड कार्बन एटम पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यही कौन सा रूल था बच्चों? ब्रेड्स रूल था, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्लेनैरिटी यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कांट बी अचीव्ड एट ब्रिजहेड सेंटर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 कार्बन। अब क्या है बच्चों की 8 कार्बन आने के बाद में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से उस कंडीशन में वो प्लेनर हो जाता है। पर 8 कार्बन एटम्स तक ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये कोई रिंग बना दी, फिर ये कोई रिंग बना दी। अब देखो कि अगर हमें इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो स्टेबिलिटी को आप कैसे देखोगे बच्चों कि ये वाला जो कार्बन है वो तो sp2 है और यहाँ पर sp2 पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर तो ये बीच में है, यहाँ पर तो पॉसिबल है। इस वजह से फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों सिग्मा या फिर डांसिंग रेजोनेंस। एक बहुत ही फेमस इंसान है, एक फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस कंपाउंड का क्या नाम है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, CPM। जैसे कि किसी भी स्टेट में CM होता है, वैसे ही ये CPM है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी वेल डिफाइंड है और वो उसको वेल डिफाइंड होने की वजह क्या है? सिग्मा या फिर डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। ये कोई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, इसको अपन बोलते हैं CPM, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि क्योंकि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, 3 मेंबर्ड रिंग होती है, आप लोगों ने बचपन में ये ट्रायंगल बनाए होंगे, है ना। इसी तरीके से ये स्क्वायर भी बनाए होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो इंटरनल एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री, इसका 60 और इसका भी 60। इसी तरीके से पॉसिबल है, यानी कि टोटल कितना आता है किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल आता है वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। इसी तरीके से इसका 90, 90, 90 और 90 होता है स्क्वायर का, जानते हो आप लोग बहुत अच्छे से।
तो ये क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, ये ट्रायंगल टाइप है, तो इसका इंटरनल एंगल ये वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। जबकि अगर अपन इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब तो बच्चों पंगा हो गया ना कि यहां पर तो सिर्फ 60 डिग्री ही है, जबकि होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था। इस वजह से बच्चों इस वाली रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। इस वाली रिंग के जो बॉन्ड होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी टूटना, फूटना, ब्रेक होना चाहते हैं, और क्योंकि इस वाली रिंग के बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होना चाहते हैं तो ये वाले बॉन्ड कार्बन के, कार्बोकेटायन के वैकेंट p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट p ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि पहली बात तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बड़ी रिलीफ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार्ज है, उस चार्ज का क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्पर्शन हो जाएगा। इस वजह से भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको पता है बहुत अच्छे से कि चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होता है, जितना ज्यादा फैला हुआ होता है, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से चार्ज डिस्पर्शन की वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली ज्यादा होती है। इस वाले कार्बोकेटायन को बच्चों कहा जाता है सीपीएम कार्बोकेटायन, और क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट p ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इस वजह से इसको सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस भी कह दिया जाता है। तो बच्चों यहां पर आप इसकी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है, कार्बोकेटायन के पास, यहाँ पर पार्शियल चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड भी जा रहा है, पार्शियल चार्ज आ गया। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाती है और ये बहुत 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 ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों एक एग्जांपल करते हैं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का ही। ये तो सीपीएम है, ये तो बहुत फेमस भाई साहब सीपीएम भाई साहब है, ठीक है भाई। ये 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन आंख बंद करके तो ये बोल सकते हैं कि यार ये जो फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन होगा इसकी स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है अपने दिमाग में कि यार ठीक है अपन ने इसके डांसिंग रेजोनेंस के बेसिस पर तो कंप्लीट कर लिया, अब अपन को प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर भी तो कंपेयर करना है। तो यहां पर क्योंकि ये स्ट्रैंड रिंग है तो इसका जो प्लस आई होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। अब आपको पता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ रिंग इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर इसका जो प्लस आई होगा वो ज्यादा होगा। तो क्योंकि इसका प्लस आई इसके प्लस आई के कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वजह से जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो आएगा फर्स्ट, थर्ड और फिर क्या आएगा, सेकंड। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कोई 5 सिस्टम्स हमारे पास बनाए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो अपना सीपीएम है, सीपीएम के लिए तो हम लोग अभी अभी पढ़कर आए हैं कि सीपीएम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिनाइल रिंग्स के साथ क्या प्रोसीड हो रहा है, रेजोनेंस प्रोसीड हो रहा है। जबकि यहाँ पर सिर्फ एक फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा है। और अगर हम लोग इस वाले कार्बोकेटायन की बात करें तो ये तो बहुत ही बेचारा है। यहाँ पर ना तो रेजोनेंस हो रहा है, ना ही डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, या फिर कोई और स्टेबिलिटी फैक्टर लग रहा है। तो इस वजह से अगर हम लोग इनके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर कन्फाइन करें तो वो क्या होगा
कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों? फिफ्थ की। ठीक है, अब हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। आपको पता है कि इंटरमीडिएट्स हम लोग पहले भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में ले चुके हैं, और वो इंटरमीडिएट्स क्या क्या थे? कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन। अब हम लोग इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को या फिर फ्री रेडिकल को। बच्चों मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताती हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम लोग कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन फ्री रेडिकल में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इस स्पीशीज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर इसको जहां से भी तहां से भी अगर इस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो क्या होगा कि जो ग्रुप्स कार्बोकेटायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। जैसे कि प्लस एम ग्रुप, प्लस एच, प्लस आई, ये सारे ग्रुप्स क्या करेंगे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जबकि माइनस आई और माइनस एम ग्रुप्स स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि कार्बोकेटायन पर जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, अगर वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के लिए क्या बोला हुआ है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है कि कार्ब एनायन जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अगर कोई भी ग्रुप अगर उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा तो वो उसके चार्ज को कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इसीलिए बोला जाता है कि माइनस एम, माइनस आई ग्रुप्स कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जबकि प्लस आई, प्लस एम और प्लस एच ग्रुप्स उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से ये कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है। तो जो भी ग्रुप्स इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे वो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देंगे, यानी कि कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पैरेलल मूव करती है, जबकि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इन दोनों के जस्ट रिवर्स होती है। बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग एनॉर्मस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, यानी कि हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये कोई मैंने एग्जाम्पल बना दिया है। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि ये CH3+, ये CH2CH3 या आइसोप्रोपाइल और ये टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का स्ट्रक्चर है। यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पर प्लस आई तो है ही, साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है, और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि यहां पर 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है,
प्लस दो दो जगह से क्या लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है। यहाँ पर तीन तीन ग्रुप अपना क्या लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट है। बच्चों जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों दिया गया हो तो आपको जो कंपैरिजन करना होगा वो किससे करना होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो जो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है हमें उसके बेसिस पर कंपेयर करना है। तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऑर्डर 4, 3, 2 और 1। ठीक है, एज इट इज यहां पर रेडिकल्स दिए हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या रेडिकल्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, अभी अभी तो हम लोग देख कर आए हैं कि रेडिकल्स में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से बोलेंगे जैसा कि हम लोगों ने कार्बोकेटायन के लिए बोला है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, 4, 3, 2 और 1, क्योंकि यहाँ पर 9 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है, यहाँ पर 3 अल्फा एच है और यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं बच्चों। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है कार्ब एनायन का। और मैंने जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसीड नहीं होता। तो आपको यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं देखना है, आप यहाँ पर किससे देखोगे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट से देखोगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा। यहाँ पर एक CH3 का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे दो CH3 का प्लस आई लग रहा है और यहाँ पर तीन CH3 का प्लस आई लग रहा है। अब आपको क्या पता है कि अगर कार्ब एनायन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़ जाएंगे तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा है बच्चों, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड और देन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूं कार्बोकेटायंस में। ये वाला कार्बोकेटायन sp2 कार्बोकेटायन है, जबकि इस वाले कार्बोकेटायन से 2 और 2 4 अल्फा एच जुड़ी हुई है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, साथ ही साथ sp3 भी है। तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। एज इट इज अगर आप यहाँ पर कार्ब एनायन के लिए देखो तो कार्ब एनायन के लिए बच्चों जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। जब भी कार्ब एनायन आएगा हमें कैसे ग्रुप्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट की स्टेबिलिटी है वो किससे ज्यादा होगी, सेकंड से। इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूं कि sp3 कार्बन तो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, जबकि जो sp2 कार्बन है वो 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहां पर हमें को ये 3 कंपाउंड्स बना के दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज अपना यहां पर प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि ये जो CH3 ग्रुप है वो यहां पर क्या एक्सर्ट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन को। ये जो OCH3 है वो क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्लस M को, जबकि जो NO2 है वो क्या एक्सर्ट कर रहा है, माइनस M को। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किन से इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स से इंक्रीज होगी। तो यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, यानी कि थर्ड को अपन को सबसे बाद में रखना है।
इसके बाद में हमारे दिमाग में आता है कि यार ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? तो बच्चों इसका एक तरीका है कि जब भी आपके सामने मल्टीपल चीज़ें आ जाए तो आपको एक डायलॉग बोलना है। वो डायलॉग क्या है? ए मिस्टर हाइक, ए मिस्टर हाइक। इसका क्या मतलब है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक स्ट्रक्चर ए, यानी कि उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में मिस्टर हाइक यानी कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस से स्टेबल होने वाली स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स, और सबसे कम स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग इनका जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको हम लोग इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसको देखना है? एरोमेटिसिटी को, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, फिर मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, और सबसे लास्ट में किसको देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट को। ट्रिक याद रहेगी बच्चों, ए मिस्टर हाइक, ठीक है। के ई का कोई काम नहीं है, वो मैं जस्ट कंप्लीट करने के लिए बोल रही हूं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि मिस्टर हाइक में एम पहले आता है, एच बाद में आता है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट से, और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? थर्ड। इसके बाद हम लोग कार्ब एनायन की स्टेबिलिटीज को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर क्योंकि ये वाला जो कार्ब एनायन है वो लोकेलाइज्ड है। क्या है बच्चों? लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड नहीं है। यानी कि अब हम इन ग्रुप्स का यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट काउंट नहीं कर सकते, हमें उनका क्या लेना पड़ेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा बच्चों? क्योंकि NO2 का -I सबसे ज्यादा, फिर OCH3 का -I, और जबकि CH3 क्या होता है? +I ग्रुप होता है। इस वजह से -I ग्रुप्स क्या करेंगे? कार्ब एनायन की स्टेबिलिटीज को बढ़ा देंगे। तो हम लोगों ने 3 और 2 लिख दिया, जबकि जो CH3 ग्रुप होगा वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो हम लोगों ने बाद ही बाद में क्या लिख दिया बच्चों? फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आए। यहां पर ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इस पर सिर्फ क्या लग रहा है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां पर ये इसके साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहा है। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इस वजह से ये कोई एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। इस वजह से सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी बच्चों? थर्ड की। और सबसे पहले कौन आ जाएगा? सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। जबकि फर्स्ट में क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो RH और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पास में जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा कुछ इस तरीके का। हमारे पास आ जाएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आ जाएगा थर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहां पर ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो आपको कैसा दिख रहा है? एरोमेटिक दिख रहा है। जबकि इस कार्बोकेटायन पर सिर्फ क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी? फर्स्ट के कंपैरिजन। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कुछ है। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यहां पर NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहां पर इस पे नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है। अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं पर भी डीलोकेलाइज नहीं हो सकता। यानी कि ये जो NH3 ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या एक्सर्ट कर रहा है? -I इफेक्ट को एक्सर्ट कर रहा है। जबकि अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये फॉस्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा, जिस वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ज्यादा,
ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो CCl3 माइनस और CF3 माइनस हमें दिया हुआ है। अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप CCl3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CF3 का कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि जो Cl एटम है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर जाकर डीलोकेलाइज हो सकता है, वैकेंट d ऑर्बिटल में जाके डीलोकेलाइज हो सकता है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। यहां पर ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं। आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कार्ब एनायन है वो किसी के भी साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा, जबकि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है। जबकि यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये इस वाले C डबल बॉन्ड O के साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पर दो बार रेजोनेंस पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर एक बार रेजोनेंस पॉसिबल है और यहाँ पर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा अपने पास, थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि ये कोई स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इससे और इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से, यहां से, यहां से और यहां से ले रहा है, जबकि ये जो थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है वो इतनी सारी जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले पा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सिग्मा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस कहां पर हो रहा है, थर्ड में। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की। यहां पर आकर बच्चों आज का लेक्चर खत्म होता है। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और सबसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। ई सरल ऐप को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मचा डालो बिल्कुल।